नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, जिस पर आज चर्चा होगी। हमारा आज का विषय है दुनिया में भारत की बढ़ती साख। हम 21वीं सदी के उस दौर में हैं जब विकास के सभी आयाम हमारे सामने हैं। आधुनिक युग में जहां दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, वहीं हमारा देश भारत भी किसी के से पीछे नहीं है। भारत दुनिया के समक्ष हर क्षेत्र में एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर आज भारत की साख बढ़ी है। ऐसे ही विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विराज मीना, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा समसामयिक मुद्दों पर अपनी पकड़ रखते हैं। विराज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अतीक, धन्यवाद। और मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया जी, और आपसे चर्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला सवाल हम आपसे विराज यही ले लेते हैं कि जैसा कि हमारा विषय है दुनिया में भारत की बढ़ती साख, तो अगर हम साख की बात करते हैं तो किस प्रकार की जो साख बढ़ रही है उसकी बात करते हैं? देखिए, जब साख की बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा विषय है और इसमें कई स्तर हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारत का स्टेटस है ग्लोबली, वो कई लेवल पे आगे बढ़ा है। आज हम क्वाड नेशंस में जहाँ जाते हैं, जो 4 दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, उनमें हमारा नाम आता है। उसके अलावा दुनिया की जो टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं, उसमें हमारा नाम आ जाया है। और हम आज उस पोजीशन में पहुंचे हैं कि हम G20 में शामिल ही नहीं बल्कि उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे भारतीय मूल होने का इसलिए गर्व है कि मैं ये जो अपना स्टेटस है वो औरों के साथ बांट सकता हूँ। मैं उनको बता सकता हूँ कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है आज़ादी के बाद, जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और हर क्षेत्र में आप आज देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में हम दुनिया में बहुत आगे हैं। और साथ में हम कई एरिया को हम लीड कर रहे हैं, जिसका मुझे बहुत गर्व है। बिल्कुल। विराज, जिस तरीके से इनके बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं, और जो भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध है उस पर भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये भी आप बता दीजिए कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है, अगर हम व्यापारिक नीति से अगर देखें तो कैसे क्या चल रहे हैं? देखिए अतीक जी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो मेरी जर्नी रही भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने की। मैंने मेरी पढ़ाई अब एक गांव से की है, जो जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है। शुरू में मैं भी छोटी सी स्कूल में गया और मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का। मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, वहाँ पर मैंने 12th पास की और उसके बाद मैं 1996 में ऑस्ट्रेलिया चला गया, जहाँ पर मैंने बैचलर्स की पढ़ाई की एक्सपर्ट सिस्टम्स में, और फिर वहाँ पर MBA किया और विभिन्न कंपनियों में काम किया और एक्सपीरियंस लिया। तो जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिलेशंस की बात करते हैं, जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो मैं शायद पहला या दूसरा स्टूडेंट था भारतीय मूल का पूरी यूनिवर्सिटी में। तो हमारे लिए उसमें काफ़ी चैलेंजिंग था ये बात। लेकिन आज ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख लोग अपने भारतीय मूल के आज वहाँ रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। और उसके अलावा 3.2% पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया की है वो भारतीय मूल से है। और वहाँ पर जो सेकंड नंबर जो स्टूडेंट के आते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भारतीय हैं। तो अपने भारत का बहुत अच्छा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में पिछले कुछ सालों में बहुत ही करीबियाँ आई हैं और उसके कई कारण हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर कि कृषि का बहुत महत्व है, खनिजों का बहुत महत्व है उसके, और अपने भारत में भी कृषि का बहुत महत्व है। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों देशों में। तो आजकल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप हैं उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है आगे बढ़ाने में हर एरिया में। जी, तो जिस तरीके से हम जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से 10 लाख लोग भारतीय मूल के वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या ये इसका नतीजा ये है कि जो भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध है उसमें जो हमारी कूटनीतिक जो स्थिति है, या हम के जो प्रधानमंत्री जो विभिन्न देशों का दौरा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और अच्छे से नेतृत्व करते हैं, तो ये उसी का नतीजा है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अतीक, जब बात आती है पॉलिसीज़ की तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व किया है, विभिन्न देशों का दौरा किया है, मन से किया है, और उसके साथ उन्होंने पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट की हैं कि दोनों देश में करीबियाँ बनी रही। तो जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कई बार दौरा हुआ, अभी हाल ही में जब वहाँ पर आए थे तो उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट किया एग्रीकल्चर में,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। उसके अलावा वीज़ा जो है उसको थोड़ा लेस कर दिया है कि हमारे लोग यहाँ से आ जा सकें बहुत आसानी से, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी दबाव दिया है। तो इस से दोनों देशों में बहुत करीबियाँ आ गई हैं। और जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो उनका भव्य स्वागत भी हुआ और कई उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, जिसका नतीजा हम आज देखते हैं पॉलिसी चेंजेस में। और मैं 2 सेक्टर के बारे में विशेष बात करना चाहूँगा कि जो कि एडवांस सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, रक्षा जो सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है और दोनों देशों में कई ऐसे पैक्ट साइन किए उन्होंने आपस में कि इससे दोनों देशों का फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है वो है कृषि का, तो जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दालों का और खाद्य पदार्थों का, तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन किया है पॉलिसी लेवल पे दोनों देशों ने कि हमारी करीबियाँ बनी रहें। बिल्कुल। अगर हम रोजगार के लेवल की बात करें तो क्या लगता है कि आपको जो ऑस्ट्रेलिया में कितने रोजगार सृजित हुए हैं जहां भारतीय मूल के लोग पहुंचे हैं, रोजगार की स्थिति अगर हम जानना चाहें तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रोजगार का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। आज ऐसा हो गया कि 4 में से 1 आईटी एक्सपर्ट भारतीय मूल का है दुनिया में, 6 में से 1 एक्सपर्ट हेल्थ सेक्टर में भारतीय मूल का है। तो इंडिया के जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस किया है इस एरिया में। जहाँ तक रोजगार की है जो एरिया है, उसमें जो बाहर के देश हैं उसमें हमेशा अच्छे एक्सपर्ट्स की कमी होती है क्योंकि काम काफ़ी होता है वहाँ पर, लेकिन एक्सपर्ट्स मिल नहीं पाते। और मैं खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा तो उन्होंने एक ऑक्यूपेशन ऑन डिमांड लिस्ट बनाई है कि क्या क्या ऐसी नौकरियाँ हैं, क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उनके पास एक्सपर्ट्स की कमी है, और उन एक्सपर्ट्स को वो दूसरे देशों से लेके आते हैं। जब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही करीब किए हैं, तब से उस डिमांड लिस्ट पे भारतीयों लोगों का ऑस्ट्रेलिया में जाना आसान हो गया है। और ये क्षेत्र आईटी सेक्टर में भी है, उसके अलावा अपने शिक्षा क्षेत्र में भी है और अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी है। बिल्कुल। विराज, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो वहाँ के जो आईटी सेक्टर है या फिर जो एक्सपर्ट की जब कभी बात आती है तो हर चौथा भारतीय है वो वहाँ पर। तो इसी पर मैं आना चाहूँगा, मेरा एक सवाल भी था इससे जुड़ा हुआ कि जो अगर हम विश्व की टॉप कंपनियों की बात करते हैं तो उसके जो सीईओ हैं या जो उसके नेतृत्व करता है वो भारतीय मूल के हैं, चाहे वो गूगल ले लीजिए आप या माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, इस तरीके से। तो इसका ये क्या चीज़ें हैं जो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है और हमारा जो नेतृत्व करता हमारे मूल यहाँ भारतीय हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सब लोग जानते हैं, गूगल की स्टोरी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की स्टोरी जानते हैं, और ऐसे कई सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और बड़ी बड़ी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीयों की बात है विदेश में जाने के लिए, आज विदेश में भारत की ऐसी साख है कि वो जानते हैं कि भारत से कोई आया है, वहाँ पर अपना नौकरी कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, तो उसका बेस बहुत अच्छा होगा, वो काम करने में बहुत ही अच्छे होंगे, उनका एक्सपर्टीज़ रहेगा उस फील्ड में। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है भारत में वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ से बहुत छट के स्किल्ड लोग बाहर जाते हैं जिनकी वहाँ पर बहुत इज्जत होती है, ना केवल काम में बट उनके व्यवहार में, उनके कल्चर में। और ये कल्चर का जो बात जब करते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं। तो आज ऐसा हो गया कि कई ऐसे सेक्टर हैं कि उनको भारतीय ही चाहिए उस सेक्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ की कंपनीज जानती हैं कि ये अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं और कंपनीज उनको बहुत लंबे समय तक ट्रेन करती हैं, उनको साथ में रखती हैं क्योंकि उनका कार्यशैली बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल। यानी कि विश्व के जो देश हैं उसमें भारत की एक अलग नज़रिया बदला है, वहाँ के जो हमारे काम करने की जो क्षमता है और जो ईमानदारी है उसको देखते हुए लोग, हमारे जो लोग हैं यहाँ के नागरिकों को प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल। अगर हम वैश्विक पटल की अगर बात करते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे देश होते हैं, तो अगर हम कुछ घटनाओं का जिक्र करें जिससे भारत की साख एक बढ़िया बेहतर इमेज निकल करके आई है, तो उस पर आप किन घटनाओं का जिक्र करना चाहेंगे? ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें कि भारत का बहुत ही अच्छा रोल रहा है जी। और मैं कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात करना चाहता हूं, जैसे कि यूक्रेन जो विवाद अभी चल रहा था, उसमें भारत ने जो मध्यस्थता की है उसका विश्व में बहुत ही अच्छा असर पड़ा है, क्योंकि हमने इम्पार्शियल रह के किसी एक तरफ का साइड न लेके उसमें हमने कार्य किया। उसके अलावा देखा जाए तो हमें भारत के आसपास के जो देश हैं, जो अपना खुद का एरिया है, खुद का रीजन है, उसमें भारत का हमेशा बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है किसी भी सपोर्ट में। अगर एजुकेशन को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, कोई डिज़ास्टर हो जाए, कहीं पर बाढ़ आ जाए या कहीं महामारी फैल जाए, हमारी सेना आज भी बाहर जाती है, वहाँ के आसपास के देशों का सपोर्ट करती है। और उसके अलावा कई ऐसे विश्व लेवल की घटनाएं हैं जहाँ पर भारत ने न केवल
आर्थिक मदद की है, उसके अलावा अपनी सेना को भेजा है वहाँ पर, और यहाँ से सामान भी भेजा है जिससे कि उसका उपयोग हो। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जब तुर्की में जब बहुत बड़ी भूकंप आई, इतनी बड़ी त्रासदी हुई जिसमें न जाने कितने लोगों की जो है जाने गई, उसमें भारत ने बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ से बहुत सारी राहत सामग्री भेजी जिसका भी चाहूँ और सराहना हुई। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो इसी का नतीजा आप ये भी कह सकते हैं कि अभी हाल ही में हमने G20 का सम्मेलन की नेतृत्व किया, भारत को ये ऐसा मतलब इतनी बड़ी नेतृत्वकर्ता हम बन करके सामने आए। तो ये जो सम्मेलन किया गया था G20, इसके क्या कुछ फायदे देखने को मिलेंगे भविष्य में? देखिए, G20 के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। G20 एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि विश्व के 20 सबसे बड़े देश, सबसे समृद्ध देश एक साथ आते हैं और दुनिया में बात करते हैं कि आगे अपने ग्लोबली क्या आप उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा कैसे हम पूरी दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो G20 में जो आज भारत का स्टेटस है, हम G20 नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी अपनी प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो G20 से 3-4 चीज़ें बहुत सामने आई हैं। पहला, अपने भारत का जो पूरी दुनिया में स्टेटस बना है और आज भारत उसको नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए जो इन्विटेशन मिला है वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हर भारतीय के लिए। उसके अलावा ये G20 में हमें मौका मिला, बाहर से सब देशों के जो लोग आए उनको हमने समझाया, उनको हमने बताया कि भारत में कितना विकास हो रहा है। IT सेक्टर ही ऐसा एक सेक्टर नहीं है जिसमें विकास हो रहा है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं। और मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। जब बाहर से डेलीगेट्स आए दूसरे G20 नेशंस के, उनको हमने यहाँ पर UPI पेमेंट, जो आज फ़ोन पे बोलते हैं, वो दिखाया। वो इससे इतना आकर्षित हुए क्योंकि ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म, ऐसा फट से मोबाइल पे पैसा देने का प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं पर नहीं है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसमें हम इतना आगे हैं, तो और देश को देख के बहुत अच्छा लगा। और आज हम इस लेवल पे हैं कि जो वो टेक्नोलॉजीज जो हमने G20 में शोकेस की हैं, लोगों को दिखाया है, वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि हमने भारत में जो भी विकास हुआ है हर सेक्टर में, उसका हमने बाहर के जो विदेशों से बड़े बड़े डेलीगेट्स आए थे उनको विस्तार में बताया, और इससे एक दूसरे देश का जो आपस में निर्यात आयात उसमें बहुत बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से जो दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश थे उनको हमने अपने ज़मीन पर बुला करके जो हमारे जो भारत था उसके अलग अलग जगहों पर दिखाया कि कैसे हमारा देश है, कितने ज़्यादा वर्सटाइल है, कितने तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, कल्चर हो चाहे इकोनॉमी हो, सारी चीज़ों से हमने उनको अवगत कराया और कहीं ना कहीं इससे भारत की छवि वैश्विक पटल पर बहुत अच्छी निकल करके आई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगामी वर्षों में एक बात कही है कि विश्व के जो शीर्ष 3 देश होंगे उसमें भारत का नाम शामिल होगा। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और आज हम दुनिया के 5 बड़े शक्तिशाली देशों में हमारा नाम आता है, और देखा जाए तो 20-25 साल में हमारा नाम इस दरिया में नहीं आता था। हम क्वाड नेशंस में भी आज नेतृत्व करते हैं, उसमें हम साख रखते हैं। तो जब दुनिया की जो 3 बड़े नेशंस में जो हमारा नाम आएगा वो ज़रूर आएगा, इसमें कुछ समय लगेगा, और वो हर सेक्टर में आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर में रहे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सारी चीज़ें हो गई, आप AI एक्सपर्ट हैं और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा पकड़ रखते हैं, तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत आज टेक्नोलॉजी के मसले पर कहाँ खड़ा है? देखिए, ये जो सेक्टर जो AI का सेक्टर है बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है, और जो अपना इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो हमारा जो विकास हुआ है IT सेक्टर में, पहले हम दुनिया को लेबर प्रोवाइड करते थे कि आप अमेरिका में बैठे हैं और हमें कोई काम कराना है तो हम इंडिया से लेबर लेके आते थे, तो उसको लेबर ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो लेकिन आज हम ऐसा हो गया कि हम वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करते हैं, उसको बनाते हैं और हम आपको एक्सपर्ट दे रहे हैं, हम एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है कि जहाँ पर कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो हमारी है, और बाहर के जो देश हैं, कंपनीज़ हैं, वो हमारी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करने लगे हैं। तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है जो कि कुछ ही वर्षों में आया है, और इसके लिए जो पीछे जो बेस बना है वो G20 जैसे समिट से, G7 जैसी समिट से और क्वाड नेशन से समिट से बनता है। AI जो सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है जिसकी बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और टेक्नोलॉजी को जब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर AI का है उसमें इंडियन एक्सपर्टीज़, अपने भारत मूल की जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है हर एरिया में, मेडिकल एरिया में, डाटा साइंसेस एरिया में, विजुअल आर्ट्स में, सब में। तो AI सेक्टर के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि कई चीज़ें इसमें बहुत आसान हो जाती हैं,
और उसके जो नुकसान हैं, कई चीज़ें उसमें आसान होने से उसमें गड़बड़ी होने का भी आशंका होती है। तो ये बड़ा सेक्टर है, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं और इसमें डिसएडवांटेज भी हैं। जब भी कभी किसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी आती है या फिर कोई चीज़ें ऐसी मशीनरी का जब प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक तबके में एक भय सा बैठ जाता है कि इसके आने से हमारे रोज़गार पर किसी तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं या कोई सारी चीज़ें, मतलब कई सारे सवाल निकल करके आते हैं। तो ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है इससे कितना लोग सुरक्षित हैं? देखिए, जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी का जो विकास है, वो हमेशा रहा है। अगर मैं अपना खुद का लास्ट के कुछ वर्षों में देखता हूँ तो पहले चीज़ें मैनुअल होती थी, मतलब आपको हाथ से करनी पड़ती थी। उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई कि भाई ये चीज़ अपने आप चल रही है। उसके बाद ये जो नया आ रहा है, चीज़ें ऑटोनोमस हो गई कि वो उनकी चीज़ों में आजकल खुद की बुद्धि है, वो एआई से या कृत्रिम बुद्धि जिसको बोलते हैं, उससे चीज़ें अपने आप चल रही हैं। कार अपने आप चल रहे हैं, हवाई जहाज अपने आप चल रहा है, कंप्यूटर अपने आप चल रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये विकास है, वो टेक्नोलॉजी में हमेशा रहेगा। लेकिन जब बात करें कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने लेबर पे, रोज़गारों पे, तो ये जो विषय है, ये विषय काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो स्किल लेवल चाहिए कल के लिए, उसके लिए हमें आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो स्किल लेवल हमें आज प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी रेलेवेंस आगे वाले कल में नहीं रहेगी। और उसके मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, उसमें डिज़ाइन भी होती है, उसमें टेस्टिंग भी होती है, उसमें कोडिंग भी होती है, उसमें लैंग्वेज भी होती है। तो ये सब जो सारे अलग अलग स्किल्स हैं, वो डेवलप करके ही आप उस सेक्टर में जा सकते हैं। और जहाँ तक रोज़गार की बात आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल कारें अपने आप चलती हैं, प्लेन भी 90% अपने आप चलते हैं, तो वो रोज़गार आगे पीछे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमें आज सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आज की जनरेशन, जो कल की जनरेशन है, उनके पास ऐसे स्किल सेट हो जो कल को काम आए, नहीं तो हम इरेलेवेंट हो जाएंगे बिल्कुल इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल। अब कई सारी फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ हो। अगर चंद्रयान की ही बात कर लेते हैं तो अगर हम जो स्पेस में जो हमने सिस्टम तैयार किया है, चंद्रमा तक हम लोग पहुंच गए और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने वहाँ पे अपना यान उतारा है, तो ऐसे में भी वैश्विक स्तर पर भी हमारी जो साख बढ़ी है। तो अगर हम इस पर चर्चा करना चाहें, जो स्पेस सिस्टम को लेकर के हम बहुत आगे निकल गए हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो चंद्रयान जो मिशन था, जो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, इससे हमारी पूरी दुनिया में स्पेस साइंस में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ बन गई है और वो एक्सपर्टीज़ सब रिकग्नाइज करते हैं। और उसके अलावा आज ऐसा हो गया है कि बाहर की जो कई देश हैं वो हमारे स्पेस साइंस पर निर्भर हो गए हैं। तो कल को किसी देश को रॉकेट लॉन्च करना है या उनका कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो भारत की तरफ देखते हैं। तो ये ऐसा अपने लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें कि हम उस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और चंद्रयान जैसी जो मिशन है, वो बहुत ही मुश्किल मिशन है। अब जाइए 10-15 साल पहले शायद दुनिया में एक या दो ही देश थे जो कि बाहर तक एक अपना सैटेलाइट पहुंचा सकते थे, और हमारा उन देशों में अब नाम आ रहा है। तो इससे फ़ायदे न केवल स्पेस साइंस में होते हैं, लेकिन उससे जो सारे जुड़े सेक्टर्स हैं उसमें भी होते हैं। जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सैटेलाइट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो बनती है, वो सब अपने भारत में बनती है। और उसको बनाने के लिए हमारा एक भारतीय रोजगार पाता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाता है। तो स्पेस साइंस में आज हम सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लीड कर रहे हैं, तो उसका हमें बहुत गर्व है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से अगर हम सेना की बात करें, सेना भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रही है, तो किन किन लेयर्स पे हमारी सेना ने खुद को अपडेट किया है, इसके बारे में बताएं। ये जो रक्षा का जो क्षेत्र है, वो अपने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आजकल जो जैसे आप बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या ऑटोनोमस ऑटोमेटिक चीज़ों की, वो सेना में बहुत उपयोगी टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज का सैनिक रिमोट कंट्रोल से कहीं ड्रोन भेज के कोई बम डिस्पोज कर सकता है या कोई मिशन कामयाब कर सकता है। आज एक नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर विजन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एक ड्रोन जाके आपके दुश्मन के एरिया में देख सकता है कि कहाँ पर मिसाइल लगी है, कहाँ पर कोई डेंजर है, सेना से जाने से पहले। और इन सब टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और भारत का संबंध है, हमारे स्पेस सेक्टर में नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर में, रक्षा सेक्टर में कई पैक्ट किए हैं जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएट किए हैं, जिसमें कि हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं पूरे डिफेंस एरिया में। तो इसमें एक दो सेक्टर जैसे हैं, ड्रोन्स की मैंने बात की और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जो अपने भारत में आज बन रहे हैं।
उसके अलावा एक होता है कंट्रोल व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, जो कि ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, तो वो अपने आप चलते हैं और अपने आप खतरा देख लेते हैं और कोई भी मिशन को कामयाब कर सकते हैं। और उसके अलावा डिफेंस हेल्थ में भी बहुत प्रोग्रेस हुई है कि अगर सैनिक कोई जाता है, उसको इंजरी होती है, तो उसको हम कैसे जल्दी से ठीक करें। बिल्कुल। सेना की बात है इस तरीके से, जिस तरीके, लेकिन हमने अभी हाल फिलहाल में एक, अगर हम जयपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अभी राजस्थान पुलिस ने एक हैकेथॉन का आयोजन किया था जिसमें साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर के चर्चा हुई। तो उसमें कई बार बातें निकल करके आई कि अभी जो युद्ध होते हैं वो मैदान पर जो सैनिकों के बीच में होते थे, लेकिन आने वाला जो दौर होगा वो कहीं ना कहीं AI एक्सपर्ट पे होगा, या फिर आप कह लीजिए कि अगर बैठ करके किसी ने आपकी जो है बिजली सिस्टम को सीधे हैक कर लिया, ये सारी चीज़ों को कर लिया, ये युद्ध सामने आने वाला है। तो ये कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ हमारे सामने पेश आएंगी, इनसे कैसे हम सुरक्षित रहें, इस पर आप कुछ बात बताना चाहें तो। ये आपने बहुत ही अच्छा विषय का डिस्कशन चल रहा है जी। जहाँ तक साइबर वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, कि जो आज की लड़ाई एक सैनिक नहीं करता, कंप्यूटर्स करते हैं आपस में, ये आगे आने वाले कल की यही लड़ाई रहेगी। और ये ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है, आप पास में देखें पिछले 10-15 साल में कई ऐसे अटैक हुए हैं बड़े बड़े देशों में। अमेरिका में एक अटैक हुआ था कि पूरा पावर ग्रिड इनका बंद हो गया था। तो जब देश की सुरक्षा की बात होती है, अगर आपका पूरा पावर सिस्टम कोई हैक कर ले, कोई साइबर सिक्योरिटी वाला उसको मतलब डिसेबल कर दे, तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण था। उसके अलावा किसी का डाटा निकाल लिया, किसी का पासवर्ड निकाल लिया, और सिस्टम में कोई ऐसा एक टर्मिनोलॉजी रैंसमवेयर जिसको बोलते हैं, या मेलवेयर जिसको बोलते हैं, कि आपने किसी के सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया कि आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक जहाँ डिफेंस की बात आती है, जहाँ रक्षा की बात आती है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी ऐसा फील्ड है कि कल की लड़ाई सैनिक आपस में एक दूसरे से आमने सामने होकर नहीं लड़ेगा। वो लड़ाइयाँ कंप्यूटर से लड़ी जाएंगी, वहाँ वो लड़ाइयाँ ऑटोनोमस सिस्टम से लड़ी जाएंगी, जहाँ ड्रोन्स पहले ही जाके उस एरिया का सर्वेक्षण कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है, और मिसाइल अपने आप ही अपने टारगेट को लॉक कर देती हैं, मिसाइल अपने आप ही उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये जो कल का वॉरफेयर है वो बहुत ही अलग होगा जो आज के वॉरफेयर से, लेकिन इसमें जो ह्यूमन कंपोनेंट है, जो हमारा सैनिक है, उसका रोल चेंज होगा। वो आमने सामने नहीं लड़के, वो पीछे से कंप्यूटर द्वारा लड़ाई करेगा। और साइबर सिक्योरिटी की जो अभी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बारे में आप बोल रहे थे, तो इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई। देखा जाए कि जैसे कि हम अपने सिस्टम्स को कैसे ज़्यादा सिक्योर करें कि कोई दूसरा उसमें आके अटैक नहीं कर पाए जी। और उसके लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हुई, चर्चा हुई, और कई अच्छे उसमें स्टेप्स भी लिए गए। बिल्कुल। हम जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ की बहुत कमी देखते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भावनाएं होती हैं, जो वैचारिकी होती है, जो हमारी आपकी एक दूसरे से जुड़ने की जो भावनात्व का कमी पाई जा रही है इसमें। तो क्या कुछ ये आने वाले समय में इस पर भी कोई चुनौती सामने पेश आएगी? हाँ, टेक्नोलॉजी जी हमेशा टेक्नोलॉजी रहेगी, और अगर आप दो कंप्यूटर को साथ में कहीं लेके आएंगे तो उसमें कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी के लिए दो आदमी के आपस में विचार मिलने चाहिए, और एक चीज़ बोलते हैं कोलैबोरेशन, कि आपस में कैसे अपन कोई चीज़ सॉल्व करें। उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो कल्चरल एलिमेंट है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी एक अनेबलर होता है, मतलब एक प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी पार्ट होता है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे हर एक व्यक्ति का होता है जो उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो वो पर्सनल टच नहीं जाएगा, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन जब तक पर्सनल टच नहीं रहेगा उस प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। विराज, हम लोग वर्तमान समय में आधुनिकता के इस दौर में हैं, और जो सोशल मीडिया का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। सोशल मीडिया आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिन पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित होकर काम करना चाहिए, क्या इस कितने फ़ायदे हैं और इसके कितने जो नुकसान हैं या जो हानियाँ हैं वो भी आप बताएँ। ये जो सोशल मीडिया का जो विषय है उसके बारे में सब जानते भी हैं, लेकिन बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं भी है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें कहा गया था कि अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपको स्कूल के अलावा सोशल मीडिया यूज़ करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए उसके बाद में, क्योंकि वो जो 7-8 घंटे का जो समय होता है वो आपके लिए पर्याप्त है एक दिन में। तो सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, यही संदेश है मेरा युवाओं के लिए। लेकिन उससे अच्छाइयाँ लें, बुराइयाँ ना लें, क्योंकि आज का बड़ा आसान है कि आप मोबाइल फ़ोन पे बैठ के 3-4 घंटे कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन आप उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आप उस पर कोई चीज़ ना बना रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिससे कि आपका फ़ायदा हो या पूरी इकोनॉमी का फ़ायदा हो।
तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दो टाइप के इसमें सेक्टर रहेंगे। एक तो कंटेंट कंज्यूमर्स हो जाएंगे, एक कंटेंट बनाने वाले हो जाएंगे। जो बनाने वाले हैं वो कहीं आगे निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास स्किल है, और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके पास शायद वो स्किल नहीं है। तो मेरा तो ये संदेश है कि सोशल मीडिया को यूज़ करें अच्छे एरियाज़ में, जैसे कि आपके पढ़ाई का एरिया हो। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन उसको सीमित रखें, क्योंकि सोशल मीडिया आपके पूरे दिनचर्या का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी दिनचर्या सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल। हम जिस तरीके से कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में लगभग आगे नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सबसे आगे हैं, लेकिन एक फील्ड है जिसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं, वो है यूथ पावर। यूथ पावर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यूथ हमारे भारत में पाए जाते हैं। उनका सही इस्तेमाल करके हम और भी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। तो हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि यूथ को मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में उनको क्या योगदान देना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हम बहुत ही लकी हैं अपने भारत में, क्योंकि हमारी यूथ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर नेशंस, दूसरे नेशंस के बजाय। आप कई और विकसित नेशन देखिए, जैसे जापान देखिए या यूरोप के कई नेशंस देखें, तो वहाँ पर यूथ कम है और बुजुर्ग ज़्यादा हैं। तो इकोनॉमी में हमेशा इम्बैलेंस होता है। हमारे पास यूथ पावर है और हम यूथ पावर से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हम टॉप 3 देशों में कब आएंगे, वो यूथ पावर हमें बहुत जल्दी ला सकता है। लेकिन पावर का कंट्रोल करना और सही दिशा में लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यूथ के लिए उनको एक मार्गदर्शन चाहिए, और मैं 3 चीज़ों में विश्वास करता हूँ यूथ के लिए। सबसे पहला, आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कोई चीज़ करने की। दूसरा, आपके पास फोकस चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता है। और तीसरा, आपको गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस मिलता है अच्छे लोगों से कनेक्ट करने से, मेंटरशिप लेने से और नेटवर्किंग करने से। तो इन सब चीज़ों का जब एक साथ होता है, बिना लक्ष्य के कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। और आप जब इन चीज़ों के फोकस, एबिलिटी और मेंटरशिप एक साथ अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं, तो आपको हमेशा उसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। कई बार देखा जाता है जो यूथ हैं, ये जो छात्र हैं, यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, अलग अलग देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे भारत के जो युवा हैं, उनको भी कहीं ना कहीं स्किल डेवलप हो रही है, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पीढ़ी हमारी आ रही है आगे, तो उनको आप जो विदेशों में पढ़ाई करने को लेकर के कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, विदेश जाने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी विषय में आगे बढ़ना है, बिल्कुल, तो उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। कई बार देखा जाता है जो यूथ हैं, ये जो छात्र हैं, यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, अलग अलग देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे भारत के जो युवा हैं, उनको भी कहीं ना कहीं स्किल डेवलप हो रही है, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पीढ़ी हमारी आ रही है आगे, तो उनको आप जो विदेशों में पढ़ाई करने को लेकर के कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, विदेश जाने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी विषय में आगे बढ़ना है, बिल्कुल, तो उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आज की जो हमारी चर्चा रही, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही, जिस पे आपने आज जानकारी दी। विराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर हमारी चर्चा में शामिल हुए। अतीक, आपका दूरश का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा, बीच बहस कार्यक्रम में हमने जो विषय था, इस विषय पर हमने हर पहलू पर चर्चा की, किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वो ना ही देश के लेवल पर, बल्कि वो वैश्विक स्थिति में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, और आने वाले वक्त में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होंगे। इसी के साथ आज की इस बहस में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।